लो भाई, क्या दे बेटा डिस्कशन के लिए? रेस नंबर 2627 सिर्फ 26 दी थी क्या? और शीट में दिया हुआ है S1 एक्सरसाइज, ठीक है। तो पहले शीट कैलकुलेट करो, निकालो, मतलब सॉरी खोपड़ी खराब हो गई पढ़ा पढ़ा के। बड़ा बड़ा खोपड़ी खराब हो जाती है कई बार घर पे, मान लो कोई आपके चाचा हुआ है, पेरेंट्स वेरेंट्स हैं, हाँ बेटा बता भाई बेटा वो बहुत पुरानी है, बचपन की याद है चलो S1 में कहां तक कंप्लीट करा दिया था? 10 तक हो गया था ना? कहां तक दिया था? 11 से लेके 22 तक करके लाया बटन। मेरी आंखों में देखो सब, मैं पकड़ लूंगा कौन नहीं करके लाया है तो क्योंकि हाँ, क्योंकि जो जो झूठा होगा ना, वो एक्चुअली वो क्या होता है, जो सच्चा है वो नॉर्मल रहता है, जो झूठा है ना वो प्रिटेंड करेगा, वो ऐसे देखेगा आपको, है ना चलो कोई नहीं, कहां तक कर लिया था? 10 तक कर लिया था, 11 से 22। बढ़िया क्वेश्चन है ना? डिस्कस करते हैं। S1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11। 11 हो गया क्या? चलो मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। दोनों से अलग लगा रहा है, बहुत शानदार। एक से 3.5 आ रहा है और एक से 3.5 आ रहा है, ऐसा नहीं, अलग अलग तो यही हो सकता है, यही है ना? कहां तक लगा हुआ है भाई? यहाँ ये है, ये दे रखा है A पॉइंट और ये दे रखा है B पॉइंट। रेजिस्टेंस की वैल्यू देखोगे तो ये दे रखा है आपको 4 ओम। ये बैटरी कितने वोल्ट की दे रखी है? 3 वोल्ट। और ये कितना है? 4 ओम। चलो देखो, आपसे पूछा है फाइंड आउट द करंट पासिंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस, यानी इसमें से कितना करंट पास होगा, ठीक है। पहले तो मैं वो तरीका बताता हूं जो मेरा मेथड है, और दूसरा जो आपके सॉल्यूशंस में दे रखा है, ठीक है, मतलब जो वीडियो सॉल्यूशंस में दे रखा है। पहला मेथड ये है कि भाई मान लो यहां से आई करंट आया, ठीक है, यहां पर अगर I1 करंट गया तो इसमें कितना गया? I माइनस I1। हमने कितने अननोन ले लिए? 2 हो गए। तो मैं 2 इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। पहली इक्वेशन तो यहां से यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप लिख लो। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो यहां से आएगा VA माइनस 4 इंटू आई, यहां से आगे तो -9, यहां से आगे तो माइनस का I1 1 इंटू I1, फिर यहां से आगे तो प्लस का 3, फिर यहां से आगे तो माइनस का 4 इंटू आई, कि दोबारा घूम फिर के यहां पर दोबारा करंट कितना आ जाएगा? I। कैसे आ गया? यहां से I1 आया, यहां से I माइनस I1, दैट इज इक्वल टू VB। तो यहां से VA माइनस VB को कितना करेगा? 16, ये लिख दोगे। और दूसरा रिलेशन आएगा इससे, यहां पर KVL लगा दो, है ना, किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज मैं ऐसे लगा, इस तरह से लगा देता हूँ। सपोज यहां से यहां चले तो माइनस का 9, यहां से यहां गए तो माइनस का 1 इंटू I1, और यहां से यहां गए तो प्लस का 2 इंटू I माइनस I1 इज इक्वल टू। सबको मेरी बात बढ़िया समझ में आ रही है बेटा? प्लस क्यों किया? करंट के फ्लो के अपोजिट जा रहे हैं, रजिस्टर के अक्रॉस करंट के फ्लो की डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल ड्रॉप आता है, अपोजिट जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। पक्का? एक तरीका ये। दूसरा, यहां पर अगर मान लो यहां पर एक और बैटरी होती, मैं इन दोनों को 2 सेल कंसीडर कर सकता था जो दोनों पैरेलल में होते, कर सकता हूं ना? लेकिन यहां पर कोई बैटरी है क्या?
तो मैं मान सकता हूँ बैटरी है, लेकिन उसका वोल्टेज कितना है, 0। तो इसको मैं देखो ऐसे लिखता, ये 4 हो गया, ये आपको 9 दे रखा है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, और यहां पर ये रेजिस्टेंस हो गया, और ये बैटरी ले लेना, और इस बैटरी का वोल्टेज कितना है, 0। ये कहानी है ना। तो मैं क्या इन दोनों को हटा के एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस कर सकता हूं क्या, कर सकता हूं ना। कैसे आएगा बोलो, इक्विवेलेंट E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R। तो ये बनेगा 9 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय 2 इज 3 बाय 2, 6 आ जाएगा। समझ में आया? क्या मैं R इक्विवेलेंट निकाल सकता हूं क्या इन दोनों का, दैट इज 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2, कितना आएगा 2 बाई 3। सही है। तो यहां पे मैं इन दोनों को हटा के एक बैटरी से रिप्लेस कर सकता हूं, जिसका ईएमएफ तो कितना होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा 2 बाई। अब यहां से यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप लिख लो, आपका आंसर आ जाएगा। सबको मेरी बात आ रही है बेटा समझ में? यहां से सॉल्व करोगे तो दोनों मेथड से आप आंसर को कैलकुलेट कर सकते। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, 11। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया बेटा। देखो क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना, अगर आप इसको प्रूव करने बैठ गए तो साहब है ना जीवन निकल जाएगा। बिल्कुल वैल्यू डाल देंगे। जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है, पहले आपने एक बैटरी ली और एक रजिस्टर लगा दिया, करंट था I1, तो मुझे I1 की वैल्यू बता सकते हो क्या? I1 होगा E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल। अब आपने दो बैटरी ले ली और दोनों को सीरीज में कर दिया, तो E की जगह कितना आ जाएगा, स्मॉल r की जगह प्लस कैपिटल R। अब आपने दोनों जो बैटरी ली दोनों को पैरेलल में लगा दिया, तो अब बताओ I3 कितना आएगा, ये तो E रहेगा। क्यों? दो बैटरीज जिनका ईएमएफ सेम होता है, अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ भी उतना ही होता है। लेकिन आर इक्विवेलेंट अब 2R थोड़ी रहेगा, कितना होगा। अब मुझे I1 I2 I3 में रिलेशन निकालना है, तो एक तो ये कि हम लगे रहे यहां पर, है ना, ठीक है। दूसरा है, अगर ये रिलेशन कैपिटल आर और स्मॉल आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो इनकी हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा, तो कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लो, जीरो मत कर लेना बस, है ना। रजिस्टर ही खत्म कर दिया तो फिर तो दोनों साइड 0 इंटू 0 0 0 से मल्टीप्लाई करो तो खत्म, है ना। तो इसमें क्या करोगे आप, इजी वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, लाइक 1 1 अज्यूम कर लेते हैं, 2 2 या 1 2 कुछ भी आप अज्यूम करके आप इस ऑप्शन को चेक कर सकते हो। सबको मेरी बात आ रही है बेटा समझ में? क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी 13 हो गया, हो गया क्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 14 बताना है। 14 में मैं आइडिया देता हूं, देखो जो ओ पॉइंट है ना वहां पर केसीएल आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो चारों डायरेक्शन में चार करंट I1 I2 I3 और I4, वहां से केसीएल अप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो एक बार अटेम्प्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, नहीं हुआ कोई बात। ये देखा ना बेटा, ये बैटरी कितने वोल्ट की है, 10 वोल्ट। ये देगा 5 वोल्ट, ये देगा 2 ओम, 10 वोल्ट 2 ओम 10 वोल्ट 2 ओम 5 वोल्ट, राइट। और एक वायर दे रखा है जो यहां से यहां पर कनेक्टेड है, सही है। और कौन सा है, ये भी 2 ओम और ये वायर, और कुछ बचा नहीं। आपको करंट की वैल्यू निकालनी है किसमें से, 1 ओम में से। अगर आई करंट फ्लो कर रहा है यहां से, इसमें से कितना करंट पास होगा। सब लोग देखो एक बार, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो सबसे बेहतर तरीका कौन सा होगा, नोडल। तो नोडल के लिए मुझे सबसे पहले एक पॉइंट लेना पड़ेगा जिसका पोटेंशियल कितना एज्यूम करूंगा, 0, ठीक है। तो सबसे बढ़िया जो मुझे लग रहा है ना, देखो मैं जनरली नेगेटिव अच्छा है मुझे लगता नहीं है, तो मैं यहां मान लेता हूं, यहां भी 0 मान सकता था, यहां 0 मानने से यहाँ -10, तो यहाँ 0 मान लेता हूँ, यहाँ 0 बताते चलना 10,
सूडो पूरा तो बढ़ते चलो, यहाँ 10 है तो यहाँ पर 15 होगा ना, यहाँ 10 है तो यहाँ पर भी 10, और यहाँ 10 है तो यहाँ पर 20। सही है। अब और किसी का लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते क्या? कौन सा वाला? बस यही है ना, इसका थोड़ी लिख सकते हैं। ये 15, ये हाँ, इसका अभी इसका कोई यूज नहीं है। इतना लिख लिया हमने। अब क्या करें? अगर मुझे करंट कैलकुलेट करना है तो मैं ये वाला जंक्शन ले लेता हूं। मान लेता हूं यहां से कितना करंट आया I1, और यहां से कितना करंट आया I2, और यहां से कितना करंट आया I3, और मैं यहां पर KCL लगा सकता हूं क्या? मैं क्या बोल सकता हूं? I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। सही है। अब पहले आते हैं I1 पे। I1 कैसे निकालूंगा? अगर मैं किसी भी तरह से रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल दूं तो उस पोटेंशियल ड्रॉप को रजिस्टर से डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा? करंट। सही है। वो कैसे निकालेंगे? मान लो यहाँ का पोटेंशियल है V, ये V है तो यहाँ का पोटेंशियल बोलो V माइनस 10। समझ में आया? मैंने करंट की डायरेक्शन ये मानी है, मतलब ये हाई पोटेंशियल है और मेरे पास ये लो पोटेंशियल है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बोलो 20 माइनस V माइनस 10 अपॉन रेजिस्टेंस। सबको समझ में आया? पक्का? यहां पर आते हैं, मैंने करंट ऊपर माना है, मतलब ये हाई पोटेंशियल है और ये क्या लिखूं मैं बोलो? 15 माइनस V डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब यहां पर आते हैं, ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल, तो कितना? 10 माइनस V डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, हो गया सर? क्या यहां से V आ जाएगा? क्या V आ गया तो ये वैल्यू आ गई, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ गया, मेरे पास करंट आ जाएगा। आप ये इसको I बोल रहा है तो आंसर कितना है? 2I। नोट करो बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया बेटा? हो गया? क्वेश्चन नंबर 17 हो गया? क्लास में मैंने समझा दिया था आपको कि जो रजिस्टर पानी में डूबा रहेगा उससे जो हीट निकलेगी वही पानी को गर्म करेगी। ठीक है, तो आप लिखोगे पावर कितना होगा? E स्क्वायर बाय R। E क्यों यूज कर रहा हूं, I क्यों नहीं यूज कर रहा? क्योंकि E दोनों के अक्रॉस सेम है, तो E स्क्वायर बाय R इंटू टी, ये टोटल अमाउंट ऑफ हीट हो गया, दैट इज इक्वल टू MS डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 18। हाँ कर सकते हो, करंट से करंट को डिवाइड कर दो, बिल्कुल आ जाएगा। कहीं मिस्टेक कर रहे हो आप बेटा, बाकी सेम आ रहा है। नहीं नहीं, पोटेंशियल भी सेम आ रहा है, सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा कल ही तो रगड़ रगड़ के पढ़ाया था, है ये क्या कर रहे हैं भाई? इसमें दे रखा है एक इलेक्ट्रिकल केटल जिसकी 2 वाइंडिंग है, पहला 15 मिनट में पानी को गर्म करती है, दूसरा 30 मिनट में पानी को गर्म करती है। अगर दोनों को मैं सीरीज में ज्वाइन कर रहा हूं तो मैंने बताया था जो टाइम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है, तो दोनों को सीरीज में अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो टाइम इफेक्टिव कितना हो जाएगा? T1 प्लस T2। तो 15 और 30 कितना हुआ? 45। आपको R में कन्वर्ट करना है, 60 से डिवाइड कर दो, तो 45 बटा 60 कितना आएगा? 3/4 इज इक्वल टू अल्फा बाय 4। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? ये पेन ही नहीं चलाना इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे नोट। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन क्या है, मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाता हूँ। जैसे अगर अपन बात करते हैं ना जनरली हम इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट करते हैं, बताओ? है ना, पानी से। अपन क्या करते हैं, पानी को जैसे होता है ना कई बार नेचुरल सोर्सेज होते हैं, जैसे झरनों से पानी गिर रहा है, तो हम क्या करते हैं? टरबाइन का यूज करते हैं। टरबाइन होता क्या है? टरबाइन में एक रोटेटरी सिस्टम होता है ना, तो जब पानी गिरता है
तो उससे टकराता है और उसकी वजह से वो रोटेट करना स्टार्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, उसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। सेम क्वेश्चन यहां पर है। हमने क्या किया, एक टब लिया हुआ है, टब जिसमें पानी भरा हुआ है। टोटल कितना पानी है, 200 लीटर, ये ना क्वेश्चन। और ये टब जो है वो यहां से कितनी हाइट पर है, 10 मीटर। और यहां पर मैंने एक टरबाइन लगा दी, सही बात है। यहां से पानी गिरेगा और इस टरबाइन तक पहुंचेगा। तो जब पानी यहां से गिर के टरबाइन तक पहुंचेगा तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी को रिलीज करेगा, mgh करेगा ना। m क्या होगा, मास ऑफ द लिक्विड। अब सर 200 लीटर है, ये मास थोड़ी है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। 200 केजी आता है, लेकिन कैसे आता है पहले उसको समझते हैं। इसीलिए तो हम कई बार बोल देते हैं पानी में, पानी को हम क्या करते हैं, कैसे बोलते हैं, 1 लीटर के ऊपर 1 किलो बोल देते हैं। ऐसा सिर्फ पानी के केस में होता है। क्यों होता है, बात ध्यान सुना, मास होता है डेंसिटी इंटू। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं वाटर की, तो ये होती है 10⁻³ kg पर मीटर। और वॉल्यूम हो गई 200 लीटर, और 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ ये होगा 200 इंटू 10⁻²। तो ये कितना आया, 200 की। इसीलिए जो हम 1 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाते हैं, है ना, पानी मान लो, ठीक है, तो वो एक्चुअली 1 किलो पानी है। क्योंकि जितना वॉल्यूम लीटर में होता है वाटर का, उतना ही वेट उसका किसमें हो जाता है, मास किसमें, केजी में, सही है। तो एक्चुअली 200 किलो पानी है, ये यहां से गिर रहा है। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी को जनरेट करेगा, मतलब रिलीज करेगा, 200 इंटू जी इंटू एच, तो है 20,000 जूल, सही है। आप ऐसे समझो कि इतनी एनर्जी इस टरबाइन को मिलेगी। अब ये टरबाइन इस एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिकल। लेकिन ये दे रखा है टरबाइन की जो एफिशिएंसी है वो 90%, 10% वो खुद कंज्यूम कर लेता है या खर्च कर देता है, लॉस हो जाता है। तो 90% निकालो इसका, तो कितना हुआ, 18,000। इतनी एनर्जी काम आ रही है किसमें, बल्ब को जलाने में। इससे आप एक बल्ब जला रहे हो इतनी मेहनत करके, ठीक है, और कितने वॉट का बल्ब जला रहे हो, 40 वाट। 40 वाट से तो कुछ भी नहीं हो ना। 40 वाट का मतलब क्या, 40 जूल पर सेकेंड। तो वो जो बल्ब है 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी को यूज करता है, 40। तो 40 जूल एनर्जी यूज करता है 1 सेकेंड में। तो 18,000 जूल एनर्जी कितने सेकेंड में खर्च करेगा, ये आ जाएगा। तो ये बनेगा 450 सेकेंड। ये आंसर है इसका, अति सिंपल। सही है, समझ में आया सबको, नोट करो। बिल्कुल वही काइनेटिक ही है। यहां से एक्चुअली जितना रिडक्शन होगा, जितना डिक्रीज होगा पोटेंशियल एनर्जी में, वही काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा। और जो टकराने के बाद एक्चुअली वही काइनेटिक एनर्जी इस टरबाइन को मिल रही है। इसमें रेट देखो, यहां पर आप रेट का जो देखोगे ना, तो वॉल्यूम फ्लो रेट हमें कैलकुलेट करना आता है। समय हमें हमारे पास आ ही गया, डीवी बाई डी टी। टाइम हमने कैलकुलेट कर ही लिया, वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें पता ही है, क्या कर देंगे, सीधे डिवाइड कर देंगे। भाई 200 किलो पानी, मतलब ऐसे 200 लीटर पानी टोटल कितनी देर तक गिर रहा है, 450 सेकेंड तक। तो रेट कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम को टाइम से डिवाइड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21, 21 हो गया बेटा, पक्का। क्वेश्चन नंबर 22 नहीं दिया था क्या, यहीं तक दिया था क्या, 22 दिया था बेटा। हाँ, हो गया बेटा, नहीं हुआ, चलो मैं समझाता हूँ, याद है, नोट करो। चलो, और एक बार सब लोग दोबारा से रीड कर लो क्वेश्चन।
सब लोग इधर देखो बेटा एक बार, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में है कुछ नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। ये साहब एक सेटअप दे रखा है मुझे, है ना। यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं? चार। चार है ना। एक तो गैल्वेनोमीटर और तीन रेजिस्टेंस। नाम क्या रेजिस्टेंस का? R1 R2 R3। और आपको अलग अलग टर्मिनल्स दे रखे हैं। टर्मिनल के नाम क्या? P Q R S। सही है। ओह सॉरी, ओ ओ PQR, ये टर्मिनल दे रखा है। अब आपसे बोला कि आपको अलग अलग तरह के मीटर बनाने हैं। ठीक है, एक तो 0 से 10 एम्पियर का, एक 0 से 1 एम्पियर का, एक 0 से 0.1। और उसने आपको टर्मिनल भी दे रखा है कि अगर आप O और P को अगर आप टर्मिनल ले रहे हो तो कितने का आपको बनाना है? 0 से 10 एम्पियर का। अब बात ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको टर्मिनल ले रहा हूं, ये मेरे टर्मिनल है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या? यानी ये टर्मिनल नहीं है, तो ये और ये तीनों किस में हो गए? सीरीज में हो गए ना। दिख रहा है? अरे इसको सरका के ऊपर भी तो बना सकता था, टर्मिनल थोड़ी ना है। इसी तरह से इसको मार के यहां से सरका के ऊपर बैठा देता। तो ये तीनों किस में हो गए? सीरीज में। और ये उसके साथ किस में हो गया? पैरेलल हो गया। यानी ये शंट रेजिस्टेंस हो गया एक तरह से। सबको बात आ रही है बेटा समझ में? अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखूं तो जितना इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना इसके अक्रॉस होगा। और यहां से तो आईजी करंट ही जाएगा। तो पहली इक्वेशन क्या लिख रहा हूं, देखो बात ध्यान सुनना। आई जी इंटू जी प्लस R3 प्लस R2 इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू R1। ये समझ में आया क्या? और आई की वैल्यू कितनी है? 10। ये खत्म हो गया? पक्का? सबको क्लियर है? ऐसी तो गर्दन नहीं हिला रहे है ना, ऐसी हिला रहे। चलो यहां पर आता है 0 से 1 एम्पियर। अब दोबारा समझना, 0 से 1 की बात करें तो अब ये टर्मिनल हो गया, ये टर्मिनल नहीं है। तो साहब ये टर्मिनल हो गया, तो ये दोनों सीरीज में हो गए और ये दोनों सीरीज में हो गए, और इन दोनों का रिजल्टेंट आपस में पैरेलल। इसमें से तो आई जी करंट ही जाएगा। तो अब मैं मुझे बताओ कितना लिखूं मैं? आई जी इंटू जी प्लस R3। पक्का? हम ये टर्मिनल ले रहे हैं, तो ये दोनों पैरेलल सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और इनका रिजल्टेंट इसके साथ पैरेलल। तो इसमें से कितना करंट जाएगा बोलो? आई माइनस आई जी कितना हो गया? 1 माइनस आई जी इंटू R1 प्लस R2। समझ में आ रहा है? अब मैं ये टर्मिनल ले रहा हूं, तो ये मैंने लिया था OP के लिए, ये लिया था OQ OR। तो गैल्वेनोमीटर अकेला पड़ गया, बाकी तीनों भूत आपस में मिल गए। तो साहब इसमें से तो आई जी जाएगा, और इसमें से कितना जाएगा? आई माइनस आई जी। लेकिन आर कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R। तो इक्वेशन क्या बनेगी? आई जी इंटू जी इज इक्वल टू, अब ये बनेगा 0.1 माइनस आई जी इंटू, और आपको लग रहा होगा सर लिख तो दी इक्वेशन, सॉल्व भी तो करना पड़ेगा। बहुत आसान है सॉल्व करना, देखने से खतरनाक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप यहां पर देखोगे ना, तो यहाँ पे R1 प्लस R2 है, क्लियर है ना। यहां से आप R1 प्लस R2 की वैल्यू कैलकुलेट करके कहां पे रख सकते हो? यहाँ पे रख सकते हो ना। तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी? R3। यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी? R1 की। यहां से R3 आ गया, R3 की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, तो आ जाए R1 प्लस R2 की वैल्यू आ जाएगी, और R1 R2 किसी भी एक टर्म में रखोगे तो उससे आंसर। ठीक है, इतनी मैथमेटिक्स तो आप कर सकते हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 2-4 लाइन तो मेहनत लिखनी पड़ेगी। वैल्यूज नहीं नहीं आ जाएगा यार, इतना इतना डिफिकल्ट नहीं है। मैंने एक बार कभी किसी जमाने में सॉल्व किया। नोट करो बेटा। चलो उसके बाद क्या था बेटा? रेस वो लास्ट के 15 मिनट में कर लेंगे, अब कॉपी निकाल।
चलो हम लोग बात कर रहे थे, नोट करते चलो, मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ, जब तो जो नोट कर रहा है वो नोट करता रहे। हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था और वो है कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर में मैं आपको एक दो पॉइंट्स बताता हूँ जिन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है और जिसपे जेई मेंस के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एक, कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना बहुत आता है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो पुराने जेई मेंस के पेपर उठा के देख लेना, आपको अगर मान लो टोटल मिला के 40-50 क्वेश्चन अगर आए हुए हैं अब तक 3-4 साल में, तो आपको यूं मान लो कि उसमें से 15-20 क्वेश्चन सिर्फ यही मिलेंगे कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर। तो सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने का सबसे ज्यादा आता है, तो बहुत ज्यादा ध्यान देना, फोकस देना। दूसरा एक क्वेश्चन आता है डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड, होता है वो कुछ डाइलेक्ट्रिक, जैसे पहला भी पढ़ा है डाइलेक्ट्रिक, नाम सुना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वही वाला है ये, दोबारा आ गया वापस ना। ठीक है, इसकी बुआ का घर है, यहाँ पर आता रहता है। ठीक है, तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिलेटेड पढ़ेंगे। और एक आएगा आरसी सर्किट, आर फॉर रेजिस्टेंस, सी फॉर कैपेसिटेंस। तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों को एक साथ कनेक्ट कर देंगे एक सर्किट में, और उस सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये 3 मेन इंग्रेडिएंट है और इन पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जेईई मेंस पूछता है। क्लियर है? अब आते हैं अपने टॉपिक पर। हम लोगों ने स्टार्ट किया था कैपेसिटर। सबसे पहली चीज जो मैंने कल क्लास में आपको समझाई थी कि साहब कंडक्टर और कैपेसिटर में क्या फर्क है, हम इसकी बात करते हैं। देखो कंडक्टर क्या होता है, कोई भी मेटालिक सरफेस कंडक्टिंग हो सकती है, चाहे उसका कोई भी शेप और साइज हो, चाहे उस पर चार्ज हो या ना हो, वो कंडक्टर है, उसकी प्रॉपर्टी। जैसे हम इंसान है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। क्लियर है? अब चाहे हम अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे लूले लंगड़े, बहरे अंधे, इंटेलिजेंट, जैसे भी हो, हैं हम इंसान, तो ये हमारी प्रॉपर्टी। इसी तरह से कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि सारी मेटालिक सरफेस कैसी होती है, कंडक्टिंग होती है। अब बात करें कैपेसिटर की, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कंडक्टर से कैपेसिटर बना सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए कितनी मेटालिक सरफेसेस की जरूरत पड़ती है, 2। क्लियर है? तो 2 अगर फेसिंग मेटालिक सरफेसेस हैं, एक पे चार्ज प्लस क्यू, दूसरे पे माइनस क्यू, दोनों पे चार्ज इक्वल एंड अपोजिट, तो इसकी वजह से उनके बीच में एक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाता है, जिसकी वजह से उस फील्ड में एनर्जी क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है, और इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। सबको एकदम क्लियर है? दूसरा पॉइंट, अब बात करें दुनिया में सबसे बड़ा कैपेसिटर कौन सा होता है, वो होता है अर्थ। अर्थ अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की एनर्जी के फॉर्म में कहां से कहां तक स्टोर करता है, सरफेस से इनफाइनाइट तक, जहां जहां फील्ड फैला हो। फिर हमने कैलकुलेट भी किया था, अर्थ का कैपेसिटेंस कितना आया था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इसकी वैल्यू थी 711 माइक्रो फेराडे। फिर हमने देखा साहब फेराडे तो बहुत बड़ी यूनिट हो गई, क्योंकि अर्थ इतनी बड़ी है और उसका खुद कैपेसिटेंस किस में आ रहा है, माइक्रो फेराडे में। तो जनरली अगर आप देखोगे तो जो रियलिस्टिक वैल्यूज होती हैं कैपेसिटेंस की, वो माइक्रो फेराडे में ही जनरली दी होती हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि 1 फेराडे का कैपेसिटर रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। मैं ऐसा कैपेसिटर बना ही नहीं सकता जिसकी कैपेसिटी 1 फेराडे हो, जिसका कैपेसिटेंस 1 फेराडे। सही बात है? फिर हम लोगों ने बात की थी कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस हम लोगों ने कैलकुलेट किया, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। नहीं किया था क्या, कहां तक कराया था? अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल मैंने हेडिंग डलवा दी थी, मैं थोड़ा फ्यूचर में चला गया, रिवर्स गियर लगा के वापस आता हूँ। ठीक है, हाँ वो भी मेरे साथ फ्यूचर में चले गए। मुझे कुछ याद नहीं रहता मैंने कहाँ तक कराया, क्या कराया। ठीक है, बिल्कुल ऐसे करते बने तो मजदूर लोग जर्दा खाते रहते हैं, वो लगे रहते हैं। मान लो एक गड्ढा खोदना है 10 फीट का, अगर आप उनको नहीं बताओगे ना 10 फीट का हो गया, वो धरती पार कर जाएंगे, है ना। उनके मुंह में बस गुटखा चलते रहना चाहिए, उनका हाथ तब रुकता है जब गुटखा खत्म हो जाता है। ठीक है, सेम सिचुएशन हमारी है ना।
चल, है ना? तो हमें भी बताइए कहां तक पढ़ाया। ये टंटन महाराज है ना, ये बता देते हैं कि वैसे रुकना है ना? अदरवाइज कुछ भी होश नहीं रहता। मेरा गुटका मैं भी ढूंढ रहा हूँ। चलो यहाँ पर आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि अब इस चैप्टर में सारी मेहनत मैं आपसे कराऊंगा, मैं तो बहुत कम मेहनत करूंगा, ठीक है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सबसे पहले हम उसका क्या कैलकुलेट करेंगे? कैपेसिटेंस, क्योंकि हेडिंग क्या डलवाई थी मैंने? कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस। हेडिंग डालो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पे आपको देखा दीज आर टू मेटालिक प्लेट्स having same surface area, that is capital A, and separation between plate आपको देखिए समझ रहे? देखो बेटा, पहले जैसे यहां पर मैंने कितनी मेटालिक प्लेट ली? 2, और इनका ओरिएंटेशन ऐसा है, सही है? तो ये तो क्या हो गया इनका सरफेस एरिया, और ये क्या हो गई दोनों के बीच की सेपरेशन। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, यहां पर इन दोनों प्लेट को मैंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, और यहां पर एक स्विच लगा दिया। बैटरी का ईएमएफ हो गया ई। सब लोग ध्यान से सुनना, जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूंगा होगा क्या? इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, बैटरी डिस्चार्ज होना चालू होगी। क्लियर है? और बैटरी अगर डिस्चार्ज होगी तो करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करे? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से डिस्चार्ज होगा ना? पक्का सबको क्लियर है? अब तो क्लियर हो गया होगा कि डिस्चार्ज हो रही है बैटरी, तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। क्या मैं करंट को पॉजिटिव चार्ज का फ्लो बोल सकता हूं क्या? पक्का? तो जैसे ही मैंने स्विच को बंद किया, करंट इस डायरेक्शन में भागा, मतलब छोटे छोटे पॉजिटिव चार्ज भागे। अब ये पॉजिटिव चार्ज इधर भागेंगे। तो ये जो प्लेट थी, जो मेटालिक प्लेट जो पहले न्यूट्रल थी, इस पे कोई चार्ज नहीं था, यहां पर कैसा चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा? पॉजिटिव। और अगर इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस पे कैसा चार्ज इंड्यूस्ड होगा? नेगेटिव। क्यों भाई इंड्यूस क्यों होगा? बाय गॉस लॉ पढ़ा था ना हमने। अगर दो मेटालिक प्लेट लेते हैं तो उनकी आमने सामने फेसिंग सरफेस पर चार्ज इक्वल और अपोजिट होता है। तो अगर यहां पर किसी टाइम टी पर प्लस का क्यू चार्ज आ गया तो यहां पर कैसा चार्ज इंड्यूस्ड होगा? माइनस का होगा। दोबारा से बता रहा हूं, शुरू से कहानी को समझना। सबसे पहले हम मार्केट से दो प्लेट खरीद के लाए और दोनों को ऐसे रख दिया। क्लियर है? दोनों प्लेट पे कोई चार्ज था क्या? नहीं, इनिशियली कोई चार्ज नहीं था। फिर हमने किससे कनेक्ट कर दिया? एक बैटरी से। फिर हमने यहाँ पर स्विच को क्या कर दिया? क्लोज। जैसे ही स्विच को क्लोज किया, बैटरी डिस्चार्ज होना चालू हुई, इसमें करंट दौड़ने लगा। करंट की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि बैटरी क्या होगी? डिस्चार्ज। करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज यहां भागा। तो इस पे कैसा चार्ज आना स्टार्ट होगा? पॉजिटिव। और इस पे कैसा चार्ज इंड्यूस होगा? नेगेटिव। क्या यहां पर प्लस क्यू और यहां पर माइनस क्यू की वजह से इन दोनों प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना? पक्का? उसकी डायरेक्शन कहां से कहां होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की। ये होगी। कितना होगा ये कैलकुलेट करते हैं, बात ध्यान सुना। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, चाहे प्लेट मेटेलिक हो चाहे नॉन मेटल हो, अगर एक सरफेस पे चार्ज है तो उसकी वजह से सराउंडिंग में जो फील्ड होता है वो Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, या Q A बाय 2 बाय A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। पक्का? तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर इसकी इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और प्लस का Q चार्ज है, तो इसकी वजह से यहां पर फील्ड कितना होगा बोलो? सिग्मा। सिग्मा को मैं क्या लिख सकता हूं? Q बाय अपॉन 2 एप्सिलॉन।
पक्का है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर फील्ड जो होगा इसकी वजह से दैट इज क्यू बाय ए अपॉन 2 एप्सिलॉन। अच्छा, इसकी वजह से यहां पर फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, इधर ही होगा। क्यों? पॉजिटिव की वजह से अवे और नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स। कितना होगा? इतना ही होगा, दैट इज क्यू बाय ए अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो अगर मैं नेट फील्ड की बात करूंगा तो नेट फील्ड बताओ, दैट इज क्यू बाय 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। कितना हुआ? क्यू बाय एप्सिलॉन। पक्का? ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। क्या मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर लिख सकता हूं क्या? लिख सकते हैं ना? पक्का? E इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। पढ़ा है हम लोगों ने। ये डेल्टा आर क्या होता है? ये डेल्टा आर होता है लेंथ इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पक्का? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन साहब ये है, तो इस डायरेक्शन में लेंथ कितनी है? डी है। ये रखा है ना, दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है? D। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो इस डायरेक्शन में लेंथ कितनी है? डी। इसको डी लिख सकते हैं। क्या यहां से मेरे पास डेल्टा वी क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा वी आ जाएगा क्या? आ जाएगा। कितना आएगा बोलो? क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा वी कितना आएगा? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। और क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा वी को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा? आंसर आएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। नोट करो बेटा, यहां से इसको समराइज कर लेते हैं। ये तो क्या कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटर पे कितना चार्ज है उस पर डिपेंड कर रहा है क्या? क्या चार्ज पे डिपेंड कर रहा है क्या? क्या पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। नहीं कर रहा। सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया पे और दोनों प्लेट के बीच की सेपरेशन। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना कि आप कभी भी कैपेसिटेंस निकालते हो तो वो ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है ना पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है इस केस में? एरिया पे और दोनों के बीच की सेपरेशन पे। यहाँ लिख लेते हैं नोट डाल के, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर only depend on first area of plate, second separation between plate एंड थर्ड एक और चीज पे डिपेंड करता है, इन दोनों प्लेट के बीच में क्या मीडियम है उस पर भी करता है। तो उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे, बस अभी लिख देता हूं, दैट इज मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। इसी में कैलकुलेट करो, कैलकुलेट फोर्स अप्लाइड बाय one plate of capacitor on another plate।
इसी केस में। और नेचर भी बताना है, नेचर कैसा हो। चलो इधर देखो बेटा, सब लोग इधर देखो। इसमें किसी को भी डाउट है क्या कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। रख लेना बिल्कुल, क्योंकि 90% क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पर, मतलब हम आगे जितनी भी बात करेंगे ना, तो 90% हमारा कैपेसिटर कौन सा रहेगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे 90% ऑफ द क्वेश्चन, 10 में से 9 क्वेश्चन आपको सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ही मिलेंगे। तो हम हमेशा इसी की बात करेंगे। अब सब लोग इधर देखो एक बार, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पे कितनी मेटालिक प्लेट है? तो मेरा क्वेश्चन है कि एक मेटालिक प्लेट दूसरी मेटालिक प्लेट पे कितनी फोर्स लगाई। अब बिल्कुल बेसिक पर आते हैं फोर्स के। क्या मैं फोर्स को ऐसे लिख सकता हूं क्या कि आप मुझ पे कितना फोर्स लगाओगे तो मेरा चार्ज और आपका फील्ड? सही बात है। तो वही बात करते हैं। ये बताओ, इस प्लेट की वजह से यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? इस प्लेट की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। पक्का? इसका फील्ड भी लोगे क्या? क्योंकि कभी खुद के फील्ड की वजह से खुद पे फोर्स नहीं लगता। ये प्लेट इस पे कितना फोर्स लगाएगी, तो इसका यहां पर जो फील्ड होगा वो इसके लिए, सेकंड प्लेट के लिए एक्सटर्नल फील्ड की तरह से काम करेगा। तो इस फर्स्ट प्लेट का यहां पर फील्ड कितना होगा बोलो? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कैसी प्लेट है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो इसकी वजह से यहां पर फील्ड अवे होगा या टुवर्ड्स होगा? अवे, जो बना है। अब बात करें इस पे फोर्स की, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो बनेगा खुद का चार्ज इनटू दूसरे का फील्ड, सिग्मा बाय। और अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन की बात करूं तो बता सकते हो क्या? क्योंकि इस पे चार्ज नेगेटिव है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो अप्लाइड फील्ड के अपोजिट, इधर लगेगा। क्या मैं यहां पर सिग्मा को क्यू बाय ए लिख सकता हूं? पक्का? सिग्मा को क्यू बाय ए लिख सकता हूं, तो ये बनेगा दैट इज क्यू बाय अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कितना बनेगा? क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। बात ध्यान से सुनना है ना सब लोग कि सर ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया, लेकिन अगर हम नेचर की बात करें कि दोनों प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, वो कैसे पता चलेगा? दोबारा से देखते हैं। मुझे बताओ, इस प्लेट की वजह से यहां पर फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा? ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव। इसकी वजह से यहां पर फील्ड इधर होगा, होगा। और इस पे चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो इस पे फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में फील्ड हो, तो इसी डायरेक्शन में। तो दोनों प्लेट एक दूसरे को क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी। चाहो तो मैं ये फोर्स भी कैलकुलेट कर सकता हूं, कर सकते हैं ना? इसकी वजह से यहां पर फील्ड कितना होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, तो जितना फोर्स पहली प्लेट दूसरे पे लगाएगी उतना ही दूसरी पहले पे लगाएगी। जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी रहेगी? अपोजिट, क्योंकि दोनों फोर्स कैसी है? एक्शन रिएक्शन फोर्स। सबको मेरी बात बढ़िया से समझ में आ रही है बेटा? नोट करो इसको। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नेचर ऑफ द फोर्स
that will be attractive. अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, नेट फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर कितना है? सब लोग देखो, नेट फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर कितना है? क्यू बाय ए एप्सिलॉन। क्या क्यू बाय ए को मैं सिग्मा लिख सकता हूँ? तो कितना है? फिक्स फॉर्म में भी याद रखना है। कैसे आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट? पहले की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरे की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों की डायरेक्शन सेम है, जोड़ दो, इतना ही आ जाएगा। यहाँ तो सबको बता रही बेटा समझ में? ठीक है, तो देखो अभी तक हम कहानी में अभी तो कैरेक्टर्स देख रहे हैं कौन कौन से हैं। तो हमें कैपेसिटर और कंडक्टर में अंतर समझ में आया? क्या सबको कैपेसिटेंस का मतलब समझ में आया? कोई हमसे पूछ ले भैया कैपेसिटेंस होता क्या है? ठीक है, सी होता है, लेकिन होता क्या है? आप बोलोगे कि जैसे रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि किसी भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस ये बताता है कि वो कितने अमाउंट ऑफ चार्ज या कितने करंट को रेजिस्ट कर सकता है, रोकने की क्षमता, रेजिस्ट करने की टेंडेंसी। इसी तरह से किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चार्ज को स्टोर करने की क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है सबको मेरी बात आ रही है बेटा समझ में? फिर हमने देखा कि भाई कोई किसी भी कैपेसिटर के तो कैसा हो जाए, हमने बोला कैसा भी कैपेसिटर हो सकता है। क्या हमने स्फेरिकल कैपेसिटर देख लिया क्या? कौन? अर्थ। क्या हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देख लिया? बिल्कुल। और भी डिफरेंट डिफरेंट शेप हो सकती है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी हो सकता है, और भी हम डिफरेंट तरह के कैपेसिटर को बना सकते हैं, उसके कैपेसिटेंस को भी हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़े से कहानी में ट्विस्ट कर गए और हमने देखा कि अगर मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और इस केस में एक प्लेट दूसरी प्लेट पे कितना फोर्स लगाती है? क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन। पक्का? क्यू क्या है इस केस में? किस पे चार्ज? कैपेसिटर की किसी भी एक प्लेट पे चार्ज। दोनों को जोड़ मत देना, मिला मिलू के तो जीरो हो जाएगा। टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट नहीं है। क्लियर है? दोनों प्लेट में से किसी भी एक प्लेट का चार्ज, दैट इज क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन। सही बात है। अब आगे बढ़ते हैं। सब लोग इधर देखो, जैसे मैं आपसे शुरू से कहानी सुना रहा था, सब लोग इधर देखो, छटाई रुक जा रहा है ना, रिलैक्स हो जाओ, वैसे 2 बजे से पढ़ रहे। ठीक है, कि अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो मैंने कहानी बोली थी कैपेसिटर होता क्या है? कैपेसिटर एक ऐसी चीज होती है जो चार्ज को या सॉरी एनर्जी को क्या कर सकती है? स्टोर। तो मैं मार्केट गया और मार्केट से एक 60 रुपए का कैपेसिटर खरीद लाया। ठीक है, सस्ता सुंदर टिकाऊ। तो ये कैपेसिटर मैंने यहाँ पे लगा दिया। इनिशियली मेरा जो कैपेसिटर है वो कंप्लीटली डिस्चार्ज। ठीक है, जैसे आप लाते हो ना कि भाई एक बच्चा लाया, कार लाया रिमोट वाली, चला के देखा चल नहीं रही, क्यों? क्योंकि उसकी बैटरी क्या थी? डिस्चार्ज।
सेम इसी तरह से साहब हमारा जो कैपेसिटर था वो कैसा था, डिस्चार्ज। तो मैंने इसको चार्ज करना स्टार्ट किया। चार्ज करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, एक बैटरी। तो मैंने इसके टर्मिनल के अक्रॉस एक बैटरी लगा दी। इस बैटरी का ईएमएफ कितना था, ई। बात को ध्यान से ना पूरा विजुअलाइज होगा आपको, है ना। ये बटन अभी बंद था, बटन चालू किया मतलब स्विच को क्लोज, ऑन कर दिया। हम यहाँ पर बोलते हैं क्लोज करना। स्विच को क्लोज किया, जैसे ही स्विच क्लोज किया ये बैटरी क्या होगी, डिस्चार्ज, और ये कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज। कैसे होगा वो हम उसको देखें। ये बैटरी डिस्चार्ज होगी, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये तो करंट भागेगा इस डायरेक्शन। करंट का मतलब फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो साहब पॉजिटिव चार्ज भागेगा, यहां पर जाएगा और इसकी इस प्लेट पर डिपॉजिट होना स्टार्ट। सही है। यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस का, क्यों, तो इस प्लेट पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस। यहाँ पे प्लस क्यों आएगा, तो यहाँ पर माइनस। बात ध्यान सुन, जहां से चार्ज आता जाएगा पॉजिटिव, तो धीरे धीरे कैपेसिटर की इस प्लेट पे चार्ज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्यू की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर माइनस क्यू की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जितना चार्ज सामने वाली प्लेट पर होगा उतना ही चार्ज उसके अपोजिट प्लेट पर इंड्यूस्ड हो। बढ़ते 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 कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, पेट भर जाएगा उसका। जब फुली चार्ज हो गया तो इस कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज की वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम। क्या होगी, मैक्सिमम। अब समझते हैं वो मैक्सिमम चार्ज कितना होगा। अब ऐसे समझो कि अगर मैं जैसे ही स्विच को क्लोज करूंगा, अब दूसरे तरीके से समझा रहा हूं, है ना, जैसे ही स्विच को क्लोज करूंगा इस बैटरी का सारा पोटेंशियल क्या इस कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आ जाएगा ना। जैसे ही क्लोज किया यहाँ पे पोटेंशियल कितना, जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे ई, तो यहाँ पर भी कितना, जीरो, यहाँ पर कितना, ई। जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूंगा सारा का सारा बैटरी का सारा पोटेंशियल इस कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाए। और अगर मुझे कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज निकालना है तो हम फॉर्मूला निकाल चुके हैं पहले, Q इज इक्वल्स टू सी डेल्टा वी, निकाल चुके हो ना। ये कहां से आ गया फॉर्मूला, अरे Q बाय डेल्टा वी इज डिफाइंड एज कैपेसिटेंस, तो Q इज इक्वल्स टू सी। मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, C क्या है, किसका, कैपेसिटर। तो ये तो कांस्टेंट है। जैसे मान लो मैं कैपेसिटर हूं तो मेरा कांस्टेंट, मेरा जो कैपेसिटेंस है वो फिक्स है। जैसे अर्थ एक कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस फिक्स है, कितना, 711 माइक्रोफेराड है ना, तो उसको चार्ज से लेना देना ना वोल्टेज से। इसी तरह से ये टर्म तो कांस्टेंट है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी चार्ज की वैल्यू भी, तो कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज कब होगा, जब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम हो। पक्का। जैसे ही मैंने बैटरी को इसको की को क्लोज किया सारा का सारा पोटेंशियल इसके अक्रॉस आ गया, क्या इससे ज्यादा आ सकता है क्या। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि जैसे ही मैं स्विच को बंद करूंगा, क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस उसी वक्त तुरंत सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा जितना बैटरी के पास, तो कैपेसिटर तुरंत चार्ज हो जाएगा ना। कैपेसिटर पे जो मैक्सिमम चार्ज होगा वो तुरंत आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, बोलो, सोचने की कोशिश करो, सोचने। तो मैं सीधे लिखा दूंगा Q इज इक्वल टू सी डेल्टा, खलास, समझ रहे हो। अरे मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं समझा रहा हूँ। थोड़ा सा सोचोगे तो फील आएगी, आप अच्छे क्वेश्चन को तब कर पाओगे कि डेप्थ डेवलप नहीं होगी, नहीं तो वही 9th-10th वाली रेक्टिफिकेशन। ठीक है ना, मैडम को समझ में आ रहा है ना आपको आ रहा है, ठीक है, वो भी रटा रही है और आप भी रट रहे हो। दोबारा से सुनते हो, बहुत आसान है, बिल्कुल एक सिमेट्रिक सी चीज है, कुछ भी नहीं है, रियलिस्टिक लाइफ की चीज है। आप सोचोगे आपको समझ में आ जाएगा। दोबारा से पूछो, इनिशियली कैपेसिटर हमारा चार्ज था कि डिस्चार्ज था, डिस्चार्ज। जैसे ही हमने स्विच को बंद किया कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हुई, बैटरी डिस्चार्ज हुई, तो बैटरी ने अपनी एनर्जी दी, किसको दी, कैपेसिटर को। मैं बैटरी हूं, ये कैपेसिटर है, मैंने अपनी एनर्जी दी इसको, जब तू जी ले अपनी जिंदगी, तो ये चार्ज होना चालू हो गया। फिर अब कैपेसिटर ने बोला कि रुको रुको मैं चार्ज तो होऊंगा, लेकिन मैं एक फॉर्मूले का यूज करूंगा चार्ज होने में। कौन सा फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू सी डेल्टा वी। मैंने कहा ठीक है भाई बता दे क्या क्या है इस फॉर्मूले में, तो उसने बोला सी तो मेरा कैपेसिटेंस है, ये तो कांस्टेंट रखूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई रख ले। अब बोल रहा है कि मेरे पे मैक्सिमम चार्ज उतना ही तभी आ सकता है जब मेरे अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो, मैक्सिमम।
वो बैटरी ने बोला मैं वो मैक्सिमम वोल्टेज तो तुरंत ला दूंगी। जैसे ही हमने इसको क्लोज किया, सारा का सारा पोटेंशियल क्या इसके अक्रॉस आ गया क्या? तो अगर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मैक्सिमम है तो उसको चार्ज भी मैक्सिमम। तो मेरा क्वेश्चन ये है, कैपेसिटर को चार्ज होने में कितना समय लगा? 0। कितना चार्ज लगा? टेंडिंग टू 0। जैसे ही हम स्विच को बंद करेंगे कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, उसको चार्ज होने में कोई भी समय नहीं लगेगा। पक्का? अच्छा, मैंने जैसे ही स्विच को ओपन किया, अब कैपेसिटर का ग्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बताओ। 0। पक्का? कितना हो गया? 0। और कैपेसिटर का क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 0। तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो गया? 0। तो अगर मैं सिर्फ किसी अकेले कैपेसिटर को कनेक्ट करूं, चार्ज करूं, यानी बैटरी से कनेक्ट करूं और डिस्कनेक्ट करूं, तो उसको चार्ज होने में या डिस्चार्ज होने में कितना समय लगता है? 0। तुरंत चार्ज हो जाएगा, तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा। सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मैक्सिमम चार्ज इस केस में, मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट, नहीं, इस केस में होगा। अभी तो चिंटू क्वेश्चन है ना, अभी तो बहुत कहानी चलेंगी, ये तो अभी बेसिक है। तो अभी समझ रहे हैं यहां से, मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट कितना होगा? क्या लिखूं बोलो? Q इज इक्वल टू सी डेल्टा वी। तो ये कितना बनेगा? डेल्टा वी कितना हो जाएगा? ई के बराबर। सही है? क्लियर है? जितना इस पे प्लस का कैपिटल क्यू होगा उतना ही इस पे माइनस का कैपिटल क्यू होगा। पक्का? अब एक और दोबारा से समझते हैं, ठीक है, कि सर ये चार्ज कैसे आया। जो हम रूल, जो हम लॉ सारे के सारे करंट में यूज करते हैं, वो सारे के सारे कैपेसिटर में भी यूज होते हैं। मतलब वहां पर हमने केसीएल पढ़ा, वहां पर हमने केवीएल पढ़ा, वहां पर हमने नोडल पढ़ा। तो केसीएल भी यहाँ वैलिड है, केवीएल भी यहाँ वैलिड है, और नोडल भी यहाँ वैलिड है। कैसे लगेगा? जैसे अगर मैं यहाँ पर केवीएल लगाने की कोशिश करूं, बाय केवीएल, थोड़ी सी हेल्प करना, यहां से यहां तक चलते हैं। यहां से यहां बता दो बस मुझे, बाकी तो मैं अप्लाई करता हूँ। यहां से यहां बताओ, प्लस का ही, बहुत बढ़िया, शानदार। सही है ना? क्यों प्लस का ही? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल यहाँ गए। तो मैं जब यहां से यहां चला तो बैटरी ने मुझे कितना ईएमएफ दिया? ई। फिर यहां से यहां गए। क्लियर है? अब ये बताओ, ये कैसी प्लेट थी? ये कैसी थी? तो हाई पोटेंशियल से, तो प्लस का वी या माइनस का वी? माइनस का वी। यही करोगे? केवीएल का मतलब क्या होता है? केवीएल का मतलब होता है समेशन ऑफ डेल्टा वी अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट इक्वल्स टू। तो जब यहां से यहां गए तो पोटेंशियल ड्रॉप आया प्लस का ही, और मैं यहां से यहां जाऊंगा तो पोटेंशियल ड्रॉप किसका आएगा? प्लस का कि माइनस का? माइनस का। अब कितना आएगा? कैपेसिटर के अक्रॉस जब लिखते हो तो Q इज इक्वल टू सी डेल्टा वी होता है। क्या मैं डेल्टा वी को Q बाय सी लिख सकता हूँ? तो जब मैं यहां से यहां गया तो क्या होगा? माइनस का Q बाय सी। हो गया कंप्लीट? इज इक्वल टू, तो Q इज इक्वल टू कितना आया? सी इंटू। आ गया? क्लियर है? तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि हम बाय केवीएल भी ये प्रूव कर सकते हैं कि जैसे ही हम बैटरी को क्लोज करेंगे, स्विच को क्लोज करेंगे, जो कैपेसिटर की प्लेट पर जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? सी इंटू ई के बराबर। यहां तक नोट करें।
है ना। हो सकता है कि एक आध दिन आपको अजीब सा लगे, जी मचले आपका क्या बोलते हैं उसको, मतलब थोड़ा सा चैप्टर आपको स्टार्टिंग में एक आध दिन अजीब सा लगे, लेकिन आज या कल तक आपका जो चैप्टर है वो बहुत सेटल हो जाएगा, मतलब बहुत आसान चैप्टर है, कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि नई नई टर्म्स आ रही हैं। और ऐसा हमने कभी कभी करंट से हम थोड़े से फैमिलियर होते हैं 9th 10th में, इससे हम फैमिलियर नहीं होते तो थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए बहुत ही धीरे धीरे चल रहा हूँ, एक एक टुकड़े को, पूरे चैप्टर को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आए, और फिर हम इसको धीरे धीरे जब कंबाइंड करेंगे तो आपको बहुत अच्छा व्यू देखने लगेगा, तब आप खुद से कैलकुलेट करने लगोगे चीजों को, ठीक है। तो अभी तो बस मैं जो समझा रहा हूँ उतना समझते चलो, उसके आगे पीछे ऐसा क्यों, उससे अभी तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी हमारी नॉलेज उतनी डेवलप ही नहीं हुई है ना। अभी तो बस मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा है कि कैपेसिटर पे चार्ज, कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो आ गया। अगर मैं कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज निकालूंगा तो उसकी वैल्यू होती है Q इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा। सी क्या होता है, कैपेसिटेंस, और डेल्टा वी क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप, ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर प्लेट, दैट इज अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। नोट तो होता है यहाँ तक पहले सब लोग। अच्छा, दो रजिस्टर अगर सीरीज में है तो उनका आर इक्विवेलेंट कितना होता है, R1 प्लस R2, और पैरेलल में तो R1 R2 अपॉन, लेकिन कैपेसिटर के केस में जब आप सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हो तो उसमें उल्टा फॉर्मूला आता है, रजिस्टर से उल्टा। रजिस्टर में जो सीरीज वाला आता है वो कैपेसिटर में पैरेलल वाला आता है, और रजिस्टर में जो पैरेलल वाला आता है कैपेसिटर में सीरीज वाला। आप ऐसे समझ सकते हो, कैपेसिटर स्प्रिंग की तरह से काम कर रहा है, स्प्रिंग वाले फॉर्मूले चलते हैं इसमें। जैसे अगर मान लो ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में कि पैरेलल में, सीरीज में, तो सी इक्विवेलेंट क्या होगा, पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो वही प्रूफ करने वाले हैं ऐसा क्यों होता है। अब सब लोग इधर देखो, साथ के साथ मुझे बताते चलना और मैं लिखता चलूंगा, ठीक है। वही पुरानी कहानी ले रहा है, ये सबने लिख दिया क्या बेटा, पक्का मिटा दो, सब लोग इधर देखो, बिल्कुल रोक दो, है ना। कितने कैपेसिटर आया मार्केट से में, दो, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया कि पैरेलल में, इनिशियली चार्ज थे कि डिस्चार्ज, डिस्चार्ज, फुली डिस्चार्ज। मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया जिसका ईएमएफ कितना था, at t is equals to 0, लिख देता हूं, at t is equals to 0, now switch is closed। सही है, स्विच को क्लोज किया, करंट फ्लो करेगा, आप बताओगे वही लिखूंगा मैं, है ना। करंट फ्लो करेगा राइट या लेफ्ट, मतलब कौन सी डायरेक्शन में, ऐसे जाएगा, क्योंकि बैटरी क्या होगी, डिस्चार्ज, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, इधर करंट बाहर, करंट का मतलब फ्लो ऑफ, तो इस प्लेट पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस, इस पे कैसा आएगा, माइनस, फिर यहां आ जाएगा करंट चलते चलते। करंट अगर यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे कैसा चार्ज, यहाँ पे कैसा, और यहाँ पर कैसा। अब एक छोटा सा डाउट मुझे आ गया कि सर आपको कैसे पता करंट यहाँ पर आई है तो यहाँ पर भी आई होगा, चेंज भी तो हो सकता है, नहीं होगा, क्यों, बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है, जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज जाएगा, यही तो होता है। क्लोज सर्किट में करंट की वैल्यू किसी एक लूप में चेंज होती है क्या, और अगर करंट चेंज नहीं हो रहा तो ये भी तो एक क्लोज लूप है, किसी भी एक क्लोज लूप में करंट की वैल्यू चेंज नहीं।
एक छोटा सा दूसरा डाउट। हाँ रुको तो सही। करंट बेटा, करंट करंट अलग चीज है, चार्ज स्टोर हो रहा है ऐसे समझो, है ना। मैं आपके ऊपर बारिश करा रहा हूँ, पानी डाल रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, मतलब 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड पानी डाल रहा हूँ। तो आप पानी आपके ऊपर स्टोर भी होता जा रहा है एक तरह से, लेकिन जो मैं मेरे गिराने की रेट है वो स्टोरेज से कुछ लेना देना है क्या उसका? नहीं। तो करंट का चार्ज से कोई लेना देना नहीं है भाई, चार्ज अलग चीज है। करंट क्या है? तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, कितना चार्ज यूनिट टाइम में उस एरिया को क्रॉस करता है। सही बात है। अब बात को ध्यान से सुनना। एक डाउट और जो बच्चों को आता है, जो बाहर आके बहुत सारे बच्चे मुझसे हर साल पूछते हैं कि सर यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो वायर ही नहीं है, यहाँ पे तो वायर ही नहीं है, तो सर इसमें तो करंट कैसे जाएगा, ये तो ओपन सर्किट हो गया। अरे भाई ये सिंबल है, ये कैपेसिटर का सिंबल है। कैपेसिटर एक डिवाइस होती है, ये एक डिवाइस है, समझ में आया? हाँ, ये कैपेसिटर का एक सिंबल है। एक तो पहला आंसर तो ये है, ठीक है। और एक दूसरा आंसर और है, वो मैं आपको थोड़ा आगे चलने पे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ईएम वेव पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा। उसमें हम एक नया करंट और इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना, जिसको हम नाम देंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। तो वो आगे की कहानी है। अभी तो ऑब्वियसली बात है, ये साहब क्या है, एक डिवाइस है। क्या सबको समझ में आया? अब यहां पर केवीएल लगा सकते हो क्या? अब केवीएल बताओ, यहां से आता है, फटाफट बताना। मान लो इसमें आया प्लस क्यू चार्ज, तो इसमें कितना, इस पे कितना, प्लस क्यू, इस पे कितना। दोनों में चार्ज सेम क्यों लिखा मैंने? क्योंकि दोनों प्लेट की तरफ जो करंट आ रहा है उसकी वैल्यू सेम है। क्लियर है? तो यहां से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस तरह से दो रजिस्टर सीरीज में होते हैं तो दोनों में करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम। इसी तरह से अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है तो उन पर क्या सेम होगा, चार्ज। समझ में आ रही बात? दोबारा से, जिस तरह से दो रजिस्टर सीरीज में होते हैं तो उनमें क्या सेम होता है, करंट पासिंग थ्रू रजिस्टर। इसी तरह से दो कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो क्या सेम होगा, चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। क्लियर हो रही बात बेटा यहां तक? अब केवीएल लगाते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी बोलना स्पीडली। यहां से यहां गए तो प्लस का, यहां से यहां गए तो माइनस का क्यू बाय C1। पक्का? क्यों? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। फिर यहां से यहां गए तो माइनस का इतना पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस आएगा, यहां पहुंच गए, इज इक्वल टू जीरो, क्लोज सर्किट हो गया। क्या मैं यहां से Q की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं क्या, या E इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू Q इंटू 1/C1 प्लस 1। इसको लिख देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। सही है। अब आता है C इक्विवेलेंट पे। ये तो R इक्विवेलेंट क्या होता है, सर्किट में कितने भी रजिस्टर दे रखे हैं उन सब रजिस्टर को हटा के एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस करना, और उसकी कंडीशन क्या होती है कि साहब उस सर्किट में करंट की वैल्यू चेंज। अब मुझे बताओ यहां पर क्या होगा, सी इक्विवेलेंट का चार्ज। बहुत बढ़िया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कैपेसिटर को हटा के किससे रिप्लेस करेंगे, एक सिंगल कैपेसिटर जिसका सी मान लिया मैंने कितना, सी इक्वल। सेम बैटरी कनेक्ट कर दूंगा। कंडीशन क्या होगी कि अभी भी उतना ही चार्ज इस कैपेसिटर पर आए, इस सर्किट में फ्लो करे जितना इसमें करे। तो अगर मैं इस पे चार्ज की वैल्यू देखो, यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये पॉजिटिव प्लेट बन जाएगी, ये नेगेटिव टर्मिनल है तो ये, आसान तरीका लिखने का। बार बार ऐसे थोड़ी चार्ज करंट दौड़ रहा है, पॉजिटिव आया, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा वो प्लेट कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, और जो नेगेटिव से कनेक्ट होगा वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो अगर मैं इस कैपेसिटर पे चार्ज लिखूं तो Q इज इक्वल टू सी डेल्टा वी, तो सी इक्वलेंट इनटू, पक्का? ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। क्या मैं यहां से E निकाल सकता हूं क्या, E को Q अपॉन सी इक्वलेंट यहां पुट कर, E को पुट करोगे तो बेटा दैट इज Q अपॉन सी इक्वलेंट इज इक्वल टू Q इंटू 1/C1 प्लस 1/C इक्वलेंट इक्वल टू कितना आया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस तरह से आया। तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर दो कैपेसिटर किसमें है तो फॉर्मूला कौन सा वाला आ रहा है, टाइप।
यहाँ से फाइनली आपके पास आया 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/, यहाँ पे नोट करो और पैरेलल प्लेट के लिए कैलकुलेट करो कितना आंसर आएगा। वैल्यू तो आपको याद है ना, बस कैलकुलेट करना है, मतलब डिराइव करना है। अच्छा यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, मुझे बता सकते हो सीरीज में क्या सेम रहता है इस वाले केस में? सीरीज में इसमें करंट नहीं ना, चार्ज थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ, है ना। हाँ, सीरीज में क्या सेम रहेगा? चार्ज। पैरेलल में क्या सेम रहेगा? पोटेंशियल। कैसे? यहाँ पे ये दो कैपेसिटर हैं, इसका कैपेसिटेंस C1 और C2, और दोनों को मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है एक बैटरी से, राइट? सही है। अगर ये जीरो है तो यहाँ का पोटेंशियल भी, यहाँ का भी जीरो, और अगर ये E हुआ तो यहाँ का पोटेंशियल भी E और यहाँ का भी। सही है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप E, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप E। क्या दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है क्या? तो दोनों किसमें हो गए? पैरेलल। पक्का है ना। अब इधर देखो, मान लो यहां से चार्ज आया कैपिटल Q। सब लोग देखो पहले, जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूंगा चार्ज कहां से फ्लो करेगा इस केस में? बैटरी। चार्ज कहां से फ्लो करेगा? क्यों? सोर्स वही है, एनर्जी सोर्स वही है, क्लियर है। तो चार्ज कहां से फ्लो करेगा? बैटरी से, ऐसे भागेगा। मान लो कैपिटल Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया। अगर मान लो इस कैपेसिटर में चार्ज गया Q1 और इस कैपेसिटर में चार्ज कितना गया? Q2। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2? सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है क्या? पक्का? अब आसान है। Q इज इक्वल टू Q1 को क्या मैं Q इज इक्वल टू C डेल्टा भी होता है। Q इज इक्वल टू C क्या होता है? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। डेल्टा भी होता है उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। तो अगर मैं Q1 लिखूंगा, सॉरी इसको Q2 ले लेते हैं और इसको Q1, C1 है ना। अगर मैं Q1 की बात करूंगा तो Q1 को C1 इंटू डेल्टा भी, उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? E। क्या लिख सकता हूं बोलो? C1 इंटू E। Q2 को C2 इंटू E, ऐसे लिख सकता हूं। और अगर मैं इन दोनों कैपेसिटर को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर यूज करता जिसका C कितना होता? C इक्वल, और सेम बैटरी से कनेक्ट कर देता, तो इसमें कितना चार्ज जाता? Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट।
क्या था, दैट इज इक्वल टू C1 इंटू ई प्लस, यहां से आपके पास C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाती है, C1 सब कुछ समझ में आया। तो अब यहाँ से प्रूव कर सकते हैं कि भाई कैपेसिटर के केस में उल्टे आंसर आ रहे हैं एक्चुअली, है ना, जो सीरीज वाला फॉर्मूला पैरेलल की तरह से आ रहा है और पैरेलल वाला सीरीज, दो कैपेसिटर अगर पैरेलल में है तो सी इक्विवेलेंट होता है C1 प्लस C2, और सीरीज में है तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ तो सबको बात आती है समझ में। एक पॉइंट और लास्ट, सब लोग ध्यान से सुनो ना, अगर मेरे पास दो रजिस्टर सीरीज में हैं तो उनका आर इक्विवेलेंट कितना होता है, R1 प्लस R2। कोई कंडीशन है क्या, कोई भी कंडीशन नहीं, अगर सीरीज में है तो R1 प्लस, लेकिन कैपेसिटर में ऐसा नहीं। बात ध्यान से, पैरेलल वाला फॉर्मूला था है वो तो ठीक है, लेकिन हमेशा दो कैपेसिटर को हटा के आप कभी सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस नहीं कर सकते, कर भी सकते हो और नहीं भी, एक पर्टिकुलर कंडीशन। आप सिर्फ तभी रिप्लेस कर सकते हो कैपेसिटर्स को जब इनिशियली सारे के सारे कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज। अगर मान लो एक कैपेसिटर चार्ज है और दूसरा कैपेसिटर चार्ज नहीं है, तो आप इस तरह से दोनों कैपेसिटर को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस नहीं कर सकते। सी इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला जो है वो वैलिड नहीं है, आंसर गलत आ जाएगा। क्यों आएगा हम क्वेश्चन करेंगे, प्लीज समझ में आए, ये दिमाग में रखना है। सी इक्विवेलेंट तभी लगेगा जब इनिशियली कैपेसिटर क्या हो, डिस्चार्ज। क्लियर हो गई बात, और वो आपको समझ में आ जाएगा आगे जैसे ही करेंगे कि हम ऐसा क्यों कर, है ना। और आसानी ये रहेगी कि ज्यादातर केसेस में 70-80-90% केसेस में इनिशियली कैपेसिटर डिस्चार्ज ही होता है, तो हम यूज कर सकते हैं सी इक्विवेलेंट वाले फॉर्मूलों को। यहाँ से सबको बात आ रही है बेटा समझ में, इसमें लिख देता हूँ मैं नोट डाल के। C equivalent for capacitors is only valid when all the capacitor initially discharged. रेस नंबर कौन सी देती था, नोट करो यहाँ तक, और रेस नंबर 26। आंसर्स दे दिए थे क्या, करें बेटा। चलो रेस नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसने बोला पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बोला पोटेंशियल डिफरेंस और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कैसे रिलेशन निकालोगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर होता है क्या, और आई को एन ई ए बी डी इंटू आर, ये लिखोगे, सही है। अगर आप यहां पे देखोगे तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी, अगर आपने बाकी सब को कांस्टेंट रखा है, राइट। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड,
सब लोग बात को ध्यान से सुनो बेटा, घर जाने की जल्दबाजी मत करना, है ना। क्योंकि सावधानी हटी। सुबह वाले बैच चले बेचारे 2 दिन से मुझसे गाली खा, चक्कर पकड़ ज्यादा करते ना। ओरिएंटेशन, हाँ, स्टूडेंट की सबसे अच्छी क्वालिटी बताए क्या होती है कि वो एक लर्निंग कैपेबिलिटी, टेंडेंसी होती है सीखने की, वो तभी होता है जब आप खुद शांत होते हो और आप हम्बल होते हो, ठीक है। जैसे आप ऐसे समझो कि मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ और आप साथ के साथ बोलते जा रहे हो, मतलब मेरा रिस्पॉन्ड में नहीं, मेरे साथ, तो आपको कुछ भी समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ एक्चुअली, कि आप तो अपनी रट लगाए हुए हो, ठीक है। तो एक्चुअली उसमें क्या हो रहा है, मैं पढ़ा पढ़ा रहा था, दूसरा इसलिए पढ़ा रहा था, समझा रहा था, आपस में बातें चल रही है। मैंने बोला है तुम्हें बातें करनी है, एक काम करो तुम बातें कर लो, मैं चला जाता हूँ। मैं आराम से 10-15 मिनट गया, आराम से कमरे में बैठा, क्लास खराब नहीं करना चाहता था, मैं छोड़ना नहीं चाहता था कि बाकी बच्चों का लॉस होता है, किसी को एक्चुअली निकालना होगा, मुझे बहुत बुरा फील होता है कि मैं क्या है, दिल से थोड़ा सा अच्छा आदमी, एक्चुअली क्या है, मुझे बाद में गिल्ट होती है, मैं जब घर जाता हूँ ना तो मेरे को पूरे समय वो गिल्ट सी रहती है कि फालतू में यार उस बच्चे को डांट दिया यार, वो चीज मुझे क्या थोड़ी सी पसंद नहीं आती। तो मैंने कहा कि किससे अच्छा है कि यार ऑब्वियसली बात है मैं ही चला जाता हूँ, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो हाँ, आपका बेस्ट शांत है, बढ़िया है, ठीक है ना, है ना, है ना। ये तो, ये बेचारा 2 महीने से बाद, ठीक है, चलो यार, बिल्कुल इसकी ख्वाहिशें पूरी की जाएंगी। अब वो समय तो मैं डिसाइड करूंगा ना। चलो पहले इसको समझते बेटा ध्यान से, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ से हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखो एक्चुअली है क्या, यहाँ पर एक ही सिलेंडर है ना, एक्चुअली इसमें हमने 2 मटेरियल को फिल किया हुआ है, एक की डेंसिटी रो 1 है, मतलब एक की रेजिस्टिविटी रो 1 है और दूसरे की रो 2 है। देखो अगर आप पढ़ोगे, द रीजन दैट इज लेस देन आर इक्वल्स टू, थर्ड लाइन इज फिल्ड विद द मटेरियल ऑफ द रेजिस्टिविटी रो 2, इसको तो रो 2 से फिल किया और इसको रो 1, और आपको रो 1 और रो 2 में एक रिलेशन दे रखा है, रो 2 इज इक्वल्स टू रो 1 बाय, सही है। आपको कैलकुलेट करना है, टर्मिनल्स ये हैं क्योंकि करंट यहां से ऐसे आ रहा है, समझो ये करंट आ रहा है, आपको कैलकुलेट करना है कि रेजिस्टेंस कितना होगा। अब बात ध्यान से सुनना, मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आप करंट की डायरेक्शन में चलो, ठीक है, यहां से चल के आप एक परपेंडिकुलर कट करो, उसका रेजिस्टेंस लिख दो, लेकिन समस्या क्या है, अगर मैं इस डायरेक्शन में चल के परपेंडिकुलर कट भी करूंगा तो मुझे जो सेगमेंट मिलेगा उसमें भी डेंसिटी वेरिएबल होगी। सबको बता रही है बेटा, समझ में टिन टिन, मेरा ही हो रहा है क्या, नहीं इसका हो रहा है, हाँ। बात ध्यान से सुनना, अब एक्चुअली क्या है, आप ऐसे समझो, अगर मैं इस तरह से ना जाके, बिल्कुल अगर मैं यहां से सपोज एक स्मॉल आर पे जाके एक सिलेंडर ही ले लेता, इसकी थिकनेस कितनी होती, डी आर, है ना, और अगर मैं ऐसे बहुत सारे सिलेंडर ले लेता तो क्या सॉलिड सिलेंडर बन जाता, क्या बन जाता। अब अगर मैं ऐसे सिलेंडर लेता तो जितने भी सिलेंडर्स बनते हैं एलिमेंटल, सपोज मैं R1 रेडियस का लेता एक सिलेंडर बनता, R2 रेडियस का लेता एक दूसरा सिलेंडर बनता, इन सारे के सारे सिलेंडर्स जो होते हैं वो सीरीज में होते कि पैरेलल में होते, पैरेलल में, क्योंकि हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता। मैं R1 रेडियस का लेता, सपोज यहाँ का पोटेंशियल V1, यहाँ का V2, मैं अगर R1 रेडियस का लेता तो उसके इस एंड के अक्रॉस पोटेंशियल V1, इसके अक्रॉस कितना वो पोटेंशियल ड्रॉप V1 माइनस V2। अगर मैं R2 रेडियस का सिलेंडर भी लेता तो यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पर कितना V2, पोटेंशियल सेम रहता। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि यहाँ पर एक्चुअली 2 रजिस्टर हैं, एक तो ये वाला
0 से लेके ए तक और एक ए से लेके बी तक, और ये दोनों रजिस्टर सीरीज में है कि पैरेलल में है? पैरेलल में, क्योंकि अगर आप इसके अक्रॉस देखोगे तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल V1 माइनस V2, और अगर आप इसके अक्रॉस देखोगे तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल V1 माइनस, और अगर दोनों पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 नहीं होता। कितना होता है? 1/R1 प्लस 1/R2, ये होता है। सबको मेरी बात आ रही है समझ में? अब इधर देखो, तो पहले इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं, R1 निकालते हैं, सपोज R2 निकालते हैं। R क्या होता है? रो L बाय, ये बनेगा रो टू लेंथ L अपॉन एरिया कितना होगा इसका? पाई स्क्वायर। और अगर मैं R1 निकालूंगा तो ये कितना बनेगा बेटा? रो 1 L अपॉन इसका एरिया। अब इसका एरिया बता सकते हो क्या? पाई ऑफ बी स्क्वायर माइनस, पक्का? और अगर मुझे कैलकुलेट करना है R इक्विवेलेंट, तो अब यहां पर आएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन। सबको मेरी बात आ रही है बेटा समझ में? अब यहां से लिखोगे 1 अपॉन R1 करोगे तो कितना बनेगा बेटा? पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन रो 1L। सही है? और अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये कितना बनेगा? पाई ए स्क्वायर अपॉन रो 2L। क्या मैं रो 2 को रो 1 बाय 2 इंटू L लिख सकता हूं? दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? पाई अपॉन रो 1, ये आएगा बी स्क्वायर माइनस प्लस 2a। आंसर आएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू पाई अपॉन रो 1, दैट इज 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। यहां से R इक्विवेलेंट की वैल्यू बताओ, दैट इज रो 1L अपॉन पाई बी स्क्वायर प्लस, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं? ये ऑप्शन। सबको मेरी बात बढ़िया से समझ में आ रही है बेटा? तो इस कहानी में हमें ये सीखने को मिलता है कि हमेशा अंधों की तरह से R इक्विवेलेंट निकालने के लिए R1 प्लस R2 यूज नहीं करना है। थोड़ा सा पॉज लेना है 5-10 सेकंड का, और ये समझने की कोशिश करनी है कि जो भी रेजिस्टेंस आप लिख रहे हो वो एक्चुअली सीरीज में है या पैरेलल। सबको मेरी बात यहाँ तक क्लियर हुई? ये है क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। हो गया क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जैसे जैसे आप अंदर से बाहर जाओगे रेडियली आउटवर्ड, एरिया की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होता है। बिल्कुल सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। मैंने आपको पूरा रटा रखा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद रखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी, ये तीनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में आसान है बेटा। यहां पे अगर आप देखोगे करंट डेंसिटी का जो ग्राफ है वो ऐसे जा रहा है, यानी P से Q पर जाने पर करंट डेंसिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है, यानी एरिया क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्वेश्चन नंबर 6 में, ऑन मूविंग फ्रॉम P टू Q करंट डेंसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो एरिया क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा। सही है? द स्ट्रिप इज नैरोअर एट P एंड देन दैट ऑफ Q। बिल्कुल सही है। P से Q जाने पर एरिया बढ़ता जा रहा है, तो P पर नैरो होगी और B जो Q होगा वहां पर ब्रॉड होगी। C, the potential gradient along the strip is uniform। अब बात को ध्यान से सुनना, पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा L। क्या मैं डेल्टा V इज इक्वल टू IR लिख सकता हूं क्या? पक्का? डेल्टा V इज इक्वल टू I, R को मैं रो L बाय A लिख सकता हूं क्या? और डेल्टा V बाय L निकाल सकता हूं क्या यहां से? कितना बनेगा? I रो बाय बनेगा। डेल्टा V बाय L को ही हम क्या लिखते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या ये यूनिफॉर्म आ रहा है क्या? नहीं, ऐसा तब होता जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिफॉर्म होता। P से Q जाने पर एरिया बढ़ रहा है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कम होती जाएगी, वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो सी ऑप्शन गलत है। सबको मेरी बात आ रही है समझ में? ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। बहुत ही घटिया सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9, चलो मैं समझाता हूँ, दोनों समझा देता हूँ बेटा। सब लोग एक बार पैराग्राफ को रीड करने की कोशिश करो अगर कर सको तो। चलो मैं समझाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, लेकिन इन्होंने इतनी इंग्लिश यूज कर दी कि हमारी आत्मा मर गई है ना।
है ना। बात ध्यान से सुनना, जैसे मान लो आपके पास एक एटम है ना, तो ये उसका न्यूक्लियस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग घर में रहते हैं, ठीक है, अलग अलग रेट के घर हैं। ये सबसे महंगा घर होता है जो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है। क्यों महंगा है? क्योंकि न्यूक्लियस ने उसे जकड़ रखा है। फ्री कराने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सही बात है। जितना दूर इलेक्ट्रॉन होता है उसको फ्री कराने के लिए उतनी कम एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। अब आप ऐसे समझो कि मैंने क्या किया, यहां से एक फोटोन फेंक के मारा, ठीक है। फोटोन क्या होता है? खाना होता है, खाना। फोटोन क्या होता है? खाना। किसका खाना? खाना खाना किसका? इलेक्ट्रॉन का। एनर्जी पैकेट। इलेक्ट्रॉन क्या खाते हैं? एनर्जी खाते हैं। वो रोटी सब्जी तो खाते नहीं है। इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से मिलती है? फोटोन से, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं फोटोन या लाइट पार्टिकल इज एनर्जी पैकेट, ठीक है। जैसे ब्रेड का पैकेट होता है ना, एक ब्रेड के पैकेट में नंबर ऑफ ब्रेड हमेशा कैसी रहती है? सेम। इसी तरह से जो फोटोन होता है जिसको हम एनर्जी पैकेट बोलते हैं, उसकी एक फोटोन की एनर्जी हमेशा फिक्स रहती है, कांस्टेंट होती है, और उसकी वैल्यू होती है h इंटू म्यू। h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट और म्यू होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, क्लियर है। तो दुनिया में अगर मैं कोई भी लाइट का फोटोन ले रहा हूं, उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब उसकी एनर्जी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। तो मैंने क्या किया, यहां पर बात ध्यान से सुनना, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। यहां पर फोटोन फेंक के मारा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? उस फोटोन को खा जाएगा। खा गया तो इसकी एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। और अगर इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई कि ये न्यूक्लियस के इंटरेक्शन से फ्री हो सकता है, जैसे मान लो न्यूक्लियस से फ्री होने के लिए इसको 100 जूल एनर्जी चाहिए, ये खाया, खाने से 200 जूल एनर्जी आ गई, तो ये 100 जूल इसके मुंह पे फेंक के मारेगा। बोले तेरी गुलामी अब कौन करेगा? ये तो ये इतनी एनर्जी इसको देगा और यहां से क्या चला जाएगा? भाग जाएगा। बात कुछ सुनना, भाग गया। तो ये पहले इलेक्ट्रॉन जहां बैठा होगा, किसी कुर्सी पे ही तो बैठा होगा, तो ये जगह अब क्या हो गई? खाली। अच्छा, पहले ये पूरा एटम न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन यहां से भागा, तो इलेक्ट्रॉन जब भागता है तो चार्ज लेके भागता है। कैसा चार्ज लेके भागा? नेगेटिव। तो यहाँ पे कैसा चार्ज क्रिएट हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब इसके बगल में यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन बैठा था, बात को ध्यान सुनना, ये ऐसे टुकर टुकर देख रहा था इसका, ठीक है। उसने देखा कि यार ये तो फोटोन को खा के भाग गया, और यहाँ पे जगह क्या हो गई? खाली हो गई। तो ये सोचा कि चलो कोई दिक्कत नहीं, जगह खाली हुई तो मैं कुर्सी चेंज कर लेता हूँ। तो ये यहाँ से कहां पर आ गया? यहाँ पर आ गया। इसने जंप कर लिया, यहां से यहां तो कर सकता है ना, क्योंकि एनर्जी लेवल सेम है, बस कुर्सी बदल रहा है। फिर इसके बगल में एक और इलेक्ट्रॉन बोल रहा था कि अरे तू भाग गया तो मैं भी भागूंगा, भेड़ चाल, ठीक है। एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बहुत सारे। अगर आप, जैसे मैं कार्बन की भी बात करूं, तो कार्बन का अगर हम एक मोल लेते हैं, तो एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं Na के बराबर, एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.023 into 10 to the power 23। और एक एटम में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इंटू 6 और मल्टीप्लाई कर दो, सब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो ये घटना बहुत सारे सब में चल रही होगी, आतंक मचा हुआ होगा। और इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन में जो समय लगता है ना, वो लगता है 10⁻⁻8 सेकेंड। बहुत तेजी से ये सब प्रोसेस होती है। ये सटाक से भागा, ये इधर भागा। तो जब इतनी तेजी से हो रहा होगा तो आपको देखो क्या लग रहा होगा, पहले पॉजिटिव चार्ज आपको इधर दिखेगा, फिर जब ये यहां से यहां भागेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे दिखेगा, फिर जब ये यहां से यहां भागेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे दिखेगा। तो आपको लगेगा इलेक्ट्रॉन नहीं भाग रहा है, पॉजिटिव चार्ज भाग रहा है। इस पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं होल्स, क्लियर है। और मुझे लगेगा यहाँ पर दो चार्ज कैरियर है, एक तो इलेक्ट्रॉन तो है ही है, एक पॉजिटिव चार्ज, आपको लगेगा एक पार्टिकल है पॉजिटिव चार्ज वाला जो भाग रहा है, क्लियर है। ये घटना होती है सेमीकंडक्टर। जैसे हम बोलते हैं ना कि जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें सिर्फ एक ही चार्ज कैरियर होता है, कौन सा? इलेक्ट्रॉन। सेमीकंडक्टर में दो चार्ज कैरियर होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर भी होते हैं जिसको हम बोलते हैं होल्स। तो कोई हमसे पूछे होल्स है क्या, क्या सच में कोई पॉजिटिव चार्ज कैरियर है? नहीं, होल्स वो जगह होती है जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के भागते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो वेकेंट प्लेस है उसी को हम क्या बोलते हैं? होल्स। और होल्स कैसे प्रोपोगेट कर रहा है? एक्चुअली होल्स नहीं प्रोपोगेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से हमें लग रहा है कि साहब ये पॉजिटिव चार्ज भाग रहा है। क्लियर हुई बात?
अब दिमाग में आता है कि सर अभी आप बोल रहे हो कि ठीक है सेमीकंडक्टर में, कंडक्टर में भी तो ऐसा होता होगा। नहीं, क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन पहले से फ्री है, वो पहले से ही फ्री है साहब, क्लियर है? वो न्यूक्लियस के इंटरेक्शन में नहीं है, वो पहले से फ्री होके खुद ही भाग रहा है। तो आप उसको एनर्जी देके कौन सी जगह खाली कराओगे? आप ऐसे समझो कमरा भरा हुआ है, सीट खाली ही नहीं है, अब कोई बच्चा ऐसे घूम रहा है, डोल रहा है आराम से, क्लियर है? तो आप तो सीट पर बैठे हो, तो आपको अगर मैं खड़ा करूंगा तो सीट खाली होगी, वहां पे कैसा चार्ज क्रिएट होगा? लेकिन अगर मान लो कोई बच्चा ऐसे घूम रहा है, वो बेचारा है ही नहीं किसी सीट पे, आप उसको और एनर्जी दोगे तो और तेजी से भागेगा, लेकिन कभी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए कंडक्टर्स में कभी भी हम होल्स को जनरेट नहीं कर पाते। कंडक्टर्स में सिर्फ एक ही चार्ज कैरियर होता है, कौन? इलेक्ट्रॉन। लेकिन सेमीकंडक्टर में दो होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। सबको मेरी बात अच्छे से समझ में? अच्छा, अब एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं मोबिलिटी। बहुत ध्यान से सुनना, ये सारी चीजें है ना आगे जाके दोबारा से पढ़ेंगे जब हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। और ये चीज सेमीकंडक्टर, अगर ये सारी चीजें धीरे धीरे हमें समझ में आती रहेंगी ना तो बहुत आसान चैप्टर है, 2-3 लेक्चर में तो चैप्टर खत्म हो जाता है। और जेईई मेंस में 2 क्वेश्चन 101% आते हैं उसमें से, बहुत आसान चैप्टर है। बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बच्चे क्योंकि लास्ट तक एक तो पेशेंस नहीं रख पाते हैं, ये बच्चे तो लास्ट में लगता है सर क्या बच्चा सेमीकंडक्टर है, कितने दिन घर में 4 दिन में, चलो छोड़ो कौन करेगा क्लास, है ना? पता चला लास्ट के 4 दिन के लेक्चर से 4 क्वेश्चन आ गए, क्योंकि एरर से एक क्वेश्चन आता है, सेमीकंडक्टर से 2 आते हैं, पीओसी से 1 आता है, ठीक है? पीओसी प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है? प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन में 20 मिनट में थ्योरी हो जाती है, 15 मिनट में शीट हो जाती है ना? इतना आसान है। लेकिन अगर आप उसको खुद से पढ़ने बैठोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बिल्कुल अथाह थ्योरी है और कुछ भी नहीं समझ में आएगा, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। सबको भी बात आ रही है समझ में? अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, ये पहले मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूँ, बात को ध्यान से सुनना। अब एक टर्म डिफाइन करते हैं मोबिलिटी। ये मोबिलिटी टर्म कहां से आई है? जैसे आपका जो मोबाइल है उसका नाम मोबाइल क्यों रखा है, स्माइल क्यों नहीं रखा है? बिल्कुल, क्योंकि हम उसको लेके घूम सकते हैं। मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल, ये है ना? तो जो चीज इजीली मूवेबल होती है, जिसको हम लेके घूम सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मोबाइल। और इसी से एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी हम चार्ज पार्टिकल के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर मान लो यहाँ पे कितने चार्ज पार्टिकल हैं? 2, एक तो इलेक्ट्रॉन और एक होल्स। ये मतलब किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि वो रियल पार्टिकल है साहब। होल्स की जो मोबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंडेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं भागेगा तो होल्स का ट्रांजिशन नहीं हो सकता, क्लियर है? तो मोबिलिटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा होती है होल्स से। अब मोबिलिटी के लिए हम एक फॉर्मूला डिफाइन करते हैं, इसको आप लोग बाद में नोट्स में भी लिख लेना। और वो फॉर्मूला होता है म्यू। म्यू इज डिफाइंड एज मोबिलिटी, अभी नोट मत करना, सफाई चालू कर दो, ठीक है? दैट इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक, क्लियर है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लो मैंने एक सेमीकंडक्टर लिया जिसके अक्रॉस एक बैटरी लगा दी, बैटरी लगाने का मतलब क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करना। अगर पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम होगी। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि इस एटम में चाहे होल्स की बात करें चाहे हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों के लिए सेम होगा। क्या मोबिलिटी सेम है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है लेकिन मोबिलिटी सेम? इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग अलग होगी। ऐसे भी देख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कौन ज्यादा ड्रिफ्ट कर सकता है? इलेक्ट्रॉन, क्लियर है? आप इसे समझो, इस सड़क पे गड्ढा बना हुआ है, आप इसको ड्रिफ्ट करा सकते हो क्या? इस सरक जा भाई, नहीं सरकेगा। कैसे ड्रिफ्ट करा सकते हो? बगल में यहां पे, यहां से मिट्टी निकाल के यहां पे भर सकते हो, एक ही तरह से ड्रिफ्ट करा सकते हो इसको, ठीक है? लेकिन इलेक्ट्रॉन में तो बाल पकड़ के हम खींच के उसको ड्रिफ्ट करा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि उसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है। सही बात है? अब बात को ध्यान से सुनना। तो मैं अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करूंगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन अगर मैं लिखूंगा, यानी नेगेटिव चार्ज अगर मैं लिखूंगा, तो ये बनेगा म्यू माइनस
यानी मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज लिखूंगा तो इसको क्या बोलूंगा, मोबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज यानी होल्स इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है। अगर मैं करंट की बात करूं कि इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर जो करंट होगा वो दोनों की वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होगा और होल्स की वजह से भी होगा। दोनों को जोड़ा क्यों, माइनस क्यों नहीं किया? O1 का एक क्वेश्चन था, आपको याद होगा, चौथा पांचवा या छठा कुछ ऐसा क्वेश्चन था, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था प्लस ई चार्ज था और एक माइनस ई चार्ज था। उसमें पूछा था नेट करंट कितना होगा, तो मैंने आपको समझाया था कि चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेट करंट तो दोनों का सेम डायरेक्शन में, याद है? अगर मैं यहाँ पे नेट करंट की बात करूंगा तो वो दोनों की वजह से जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू एन ई बी टी। सबको समझ में आया? एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि साहब कोई भी घटना घट रही है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम दोनों केस में सेम रहेंगे। क्यों? अरे जितने इलेक्ट्रॉन भागेंगे उतने होल्स क्रिएट होंगे, सेम ही तो होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन, जितने बच्चे अपनी जगह से उठेंगे उतनी सीट खाली होंगी। तो एन तो दोनों के लिए सेम होगा, तो आई इज इक्वल टू एन ई। चार्ज भी दोनों के लिए सेम होगा, ए भी सेम रहेगा, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों के लिए ये प्लस वाली प्लस के साथ आएगी और यहां पर आता है तो एन ई ए बी डी। क्या मैं यहां से कॉमन निकाल सकता हूं क्या? एन ई ए बी डी प्लस प्लस बी डी, ये आंसर आएगा। अब आते हैं दोनों क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। अब ये सब पैराग्राफ रटने की जरूरत नहीं है। पहला, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। मैं बिल्कुल करेक्ट वाले पढ़ देता हूँ, बी ऑप्शन जो है आप खुद ही समझ जाओगे। द करंट ड्यू टू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज विल बी डिफरेंट, इज डिफरेंट। सही है ना? क्यों? आई इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई ए बी डी। एन सेम है, ई सेम है, ए सेम है, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग अलग है। क्योंकि होल्स और पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यानी होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग अलग होती है, इसीलिए दोनों के करंट की वैल्यू भी। अब मेरा क्वेश्चन है किसमें करंट ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन। क्यों? उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा। क्लियर है? तो बी ऑप्शन, द चार्ज ड्यू टू बोथ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयन इज डिफरेंट। सही बात है। द करंट ड्यू टू द बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज डिफरेंट बट चार्ज डेंसिटी इज सेम। सही है क्या? चार्ज डेंसिटी सेम होगी क्या? चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो तो सेम होगी, तो बी ऑप्शन सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। द नंबर डेंसिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल यही आ गया, यही है। एन पूछा, क्या यहां से एन नहीं निकाल सकते क्या? आ जाएगा एन इज इक्वल टू आई अपॉन ई ए बी प्लस बी डी माइनस। सबको मेरी बात आ रही है बेटा समझ में? कौन सा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से, बी ऑप्शन। चलो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल के लिए होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, शीट दो बेटा एक बार। ओवन में कहां तक दे दिया बेटा? ओवन में कहां तक डिस्कस हो गया करंट में? 33 या 34 तक आई थिंक हो गया ना, 34 तक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 35 से 70, हाँ 70 हाँ, तो बस इतना ही दे रहा हूँ। बहुत छोटे से क्वेश्चन है यार, कुछ भी नहीं है। कौन सी रेस दे दी थी क्या मैंने? अच्छा, तो 27 में पहले ही दे चुका हूँ ना। तो एक तो ओवन और रेस नंबर, अरे पुराना होमवर्क है भाई, निपटाना तो है ही है ना।